नमस्कार दोस्तों। तो भाई मैं फिर से कांग्रेस के ऊपर एक क्लास लेकर आया हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो मेरी एक पहले आपसे छोटी सी सूचना है कि जो भी वीडियो देख रहे हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, उनसे कहना ये है कि यदि आपको वीडियो में क्लैरिटी नहीं लगती है तो वीडियो को कम से कम अपने YouTube की सेटिंग करके 480 पर देखें। कम से कम 480 करें, अपने YouTube की सेटिंग बनाएं। भाई 360 पे आप देखते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी कम आ रही है, तो आप इसको 480 पे देख लें या फिर इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करके देख सकते हैं या फिर इसको 480 पे देख सकते हैं। भाई बढ़िया वीडियो आएगी, एकदम 480 पे देखोगे तो ठीक है, साफ दिखेगी, आवाज़ में मेरे अनुमान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई मैं इतना ही कहूँगा कि बस वीडियो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया करने की। ठीक है, और मैंने इससे पहले जो आपको वो कांग्रेस पढ़ाई है उसमें मेरा एक बीच में आगे जाके मेरा मोबाइल जो है बज गया था, मोबाइल रखा था वो मेरा बज गया था, उसमें वो कॉल आ गई थी, तो उसमें अंदर गाने की आवाज़ आई है, वो मैंने बाद में देखी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मेरा तो कहना यही है कि वीडियो कम से कम 480 पे देखें, और जिन लोगों के पास कम टाइम है वो वीडियो बिल्कुल ना देखें भाई। बस अरे आपको फ्री में बिना किसी पैसा के मैं इतनी मेहनत करके रात को जाग के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बिना किसी पैसा के। मुझे आपसे कोई ना पैसा चाहिए ना कुछ, ना मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, पर कम से कम आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो तो सही भाई, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन पर इतना ज़बरदस्त करके मेहनत कर रहा हूँ, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप कोई देखता नहीं है वीडियो को। एक बार वीडियो को देखो तो सही, और जिनके पास टाइम है वो देखो मत, जिन्हें ज़रूरत है ना बस वो देखो। मेरा सीधा कहना है, जिनको अच्छा लग रहा है वो देखो वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो को मत देखो, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से देख ली, बढ़िया तरीके से देखो, जो भी करना है एक साथ करो ना, बढ़िया तरीके से करो। अरे तुम में यदि ताकत है तो बढ़िया तरीके से करो जो भी करना है। ऐसा क्या है कि अब यहाँ से पढ़ लिया एक हरफ, यहाँ से पढ़ लिया दूसरा अक्षर, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एक साथ पढ़ो, जो भी पढ़ना है पूरा विस्तार से निचोड़ कर दो ना, उसका खत्म करो, कुछ मत छोड़ो। अब जगह जगह से पढ़ने से अच्छा है एक जगह आराम से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। ठीक है, यदि तुम में दम है तो एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लो, या तो जाने दो या फिर जान लगा दो, जाने दो या फिर जान लगा दो, बस अपने पास दो ऑप्शन रखो, या तो जान दो पढ़ो ही मत, या फिर उसमें जान इतनी लगा दो कि कुछ रहे ही ना। मेरा कहना यही है, पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो भाई। वीडियो में कुछ कमी है तो मैंने आपको पहले भी अपना नंबर दिया है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, यदि वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस बात से थोड़ा डरे नहीं कि हम ना बताएं, तो मुझे बता दें, ताकि मुझे जब भी तो पता लगे कुछ दिक्कत चल रही है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत है आप तो इस पे कॉल कर सकते हैं, कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है इसके बाद कॉल करके बता सकते हैं, किस पे वीडियो बनाऊंगी कॉल करके आप अपलोड कर, मतलब किस भी विषय पर अपलोड करूंगी आप ये बता सकते हैं। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं है मुझ पर कॉल करने में, मैं कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हुई कि आपको बात करने में डर लग रहा है, मैं कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं हूँ, आपका ही एक छोटा भाई हूँ। ठीक है, कॉल करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा नंबर है 8929871755। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत है तो कॉल कर सकते हैं। तो भाई शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम अधिवेशन पढ़ रहे थे। इधर वर्ष लिखा हुआ है, इधर स्थान लिखा हुआ है, इधर अध्यक्ष लिखा हुआ है। तो पीछे वाला जो वीडियो था उसमें 1907 का जो अधिवेशन था उसमें थोड़ा वो कट गया था बीच में से, 1907 में। ये तो मैंने बता दिया था, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ भाई? सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? जो इसके अध्यक्ष चुने गए थे, वो चुने गए थे
सूरत 1907, और इसके जो अध्यक्ष चुने थे वो घोष करके ऐसा कुछ नाम है, अभी तो याद था, मैंने नाम भूल गया। चलो तो भाई मुझे अभी थोड़ा नाम में दिक्कत हो रही है, ऐसा तो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया, थोड़ा भूल गए हैं तो बता देंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1907 में जो सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की क्या विशेषता थी? 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस गरम व नरम दल में विभाजित होगी। गरम व नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कह सकते हैं कांग्रेस का पहला विभाजन। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? सवाल आता है कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1907 में हुआ था। गरम विचार वाले लोग अलग हो गए कांग्रेस से, और नरम विचार वाले लोग कांग्रेस में ही बने रहे। गरम विचार वाले लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। कौन कौन थे गरम विचार वाले लोग? जैसे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन सबको कांग्रेस से क्या कर दिया गया? इन सबको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। जो गरम विचार वाले लोग थे उनको कांग्रेस से बाहर भगा दिया गया। तो भाई इसका जो अध्यक्ष था मुझे याद नहीं आया, देखना पड़ा है, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की। इसमें कांग्रेस गरम और नरम दल में विभाजित होगी, इसीलिए गरम और नरम दल में विभाजित होने के कारण इसको सूरत विभाजन कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, अभी नहीं, फिर से इस पे एक वीडियो अपलोड होगी 1907 के विभाजन पे भाई। इसके बाद आगे जो जरूरी विभाजन है वो है 19 जो अधिवेशन है वो है 1911। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। ठीक है, 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित विशन नारायण दर। पंडित विशन नारायण दर, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? इस अधिवेशन में जन गण मन, यानी कि जन गण और मन, हमारा राष्ट्रीय गान कांग्रेस में गाया गया। कब गाया गया? पहली बार 27 दिसंबर और 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान को किस अधिवेशन में अपनाया गया? पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया? राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दर ने की थी। ठीक है भाई, बहुत इजी है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता में ही, अधिवेशन में ही तो राष्ट्रीय गान गाया गया, कलकत्ता में ही वंदे मातरम गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में ही तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि कलकत्ता तो है ही। ओके, तो जनगण मन यानी कि राष्ट्रीय गान कांग्रेस में पहली बार कब गाया गया? 1911 में 27 दिसंबर को। ठीक है, ये किसने लिखा था? ये तो समय पता होगी कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। राष्ट्रीय गान हमारा जो लिखा था वो किसने लिखा था? सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो जनगण मन जो गाया गया वो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। बिल्कुल मैं आपको कह रहा ना, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, आप एक बार समझते जाइए। कोई भी दिक्कत है तो मुझे भाई कॉल करें, कमेंट करके बता दें कि ये दिक्कत है, हमें यहाँ से समझ में नहीं आया। ठीक है, वीडियो को बताने की तो जरूरत नहीं है, दोबारा देखें वीडियो को, जितनी मन करे उतनी बार देखें, फिर ये है कोई हमारे पैसा वैसा नहीं है हमारी वीडियो में। ठीक है, तो कांग्रेस के जो 1911 में अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर को, इसमें राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था भाई। ठीक है, अब इससे हम आगे चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय गान हो गया क्लियर। चलो, राष्ट्रीय गान हो गया। 1912
1912 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है भाई वो होता है बांकीपुर। बांकीपुर बोले तो कहाँ पे? बिहार, पटना, बिहार, बांकीपुर बिहार। इसके अध्यक्षता करते हैं रंगनाथ नरसिंह। माधवकर ऐसा इनका कुछ नाम और भी आगे, रंगनाथ नरसिंह ही याद रख लो बस। रंगनाथ नरसिंह इसकी अध्यक्षता करते हैं। रंगनाथ नरसिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए बांकीपुर अधिवेशन के। इस अधिवेशन में क्या हुआ भाई, जो अधिवेशन हुआ था 1912 में, ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था अनुमान, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ठीक है, इस अधिवेशन में जो एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, एओ ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता, कांग्रेस का जन्मदाता या पिता घोषित किया गया। ठीक है, पूछा जाए कि कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है, कांग्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कांग्रेस के जन्मदाता कौन थे? एओ ह्यूम। किस अधिवेशन में घोषित किए गए? एओ ह्यूम 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का जन्मदाता घोषित कर दिया। कांग्रेस के सचिव पूछा जाए तो कांग्रेस के सचिव भी एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम को 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तब इनको एओ ह्यूम बनाया गया, मतलब इनको सचिव बनाया गया, और 1906 तक ये कांग्रेस के सचिव रहे थे। 1906 तक, ठीक है, महामंत्री भी रहे थे, मतलब महासचिव भी बोलते हैं इनको, महामंत्री, ये महामंत्री रहे 1906 तक। 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद 1912 में जब बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के लोगों ने कहा भाई उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी, उनका इसमें सबसे ज्यादा सहयोग है, इसीलिए कांग्रेस के पिता वही हैं और उनको जन्मदाता घोषित कर दिया जाए। तो कांग्रेस का पिता और जन्मदाता घोषित कर दिया भैया एओ ह्यूम को 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में, यानी कि पटना में है जो बांकीपुर है। ठीक है, ये कांग्रेस का कितनावां अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। आगे आ जाओ भाई, आगे होता है 1916 का इम्पोर्टेंट। ठीक है, बाकी हो रहे हैं अधिवेशन, आपको सबसे मतलब थोड़ी नहीं है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो गया भाई लखनऊ में, हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। जो सोचते हैं ना कि भाई ट्रिक से पढ़ो और वो पढ़ो, वो सब बेकार है भाई। अपनी मेमोरी का प्रयोग करो, सबसे ज्यादा अपनी मेमोरी का प्रयोग करो। ट्रिक विरिक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जीएस। ठीक है, बस अपनी मेमोरी का प्रयोग करो। जीएस क्या है? जीएस एक खिलौना है, बस उससे खेलने का तरीका सीखो, जीएस से खेलने का तरीका सीखो। ठीक है, गणित में तो फॉर्मूले आ जाते हैं, जीएस में कोई फॉर्मूला लगता। और जिनकी भाई मेमोरी कमजोर है वो ज्यादा से ज्यादा बादाम खाएं, सर्दी भी चल रही है। ठीक है, मेमोरी अपने आप सही हो जाएगी। अब भैया 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। ये बहुत ही जरूरी अधिवेशन कह सकते हैं इसको, बहुत इंपोर्टेंट है। इसकी विशेषता ये थी, इसमें कांग्रेस के गर्म और नरम दलों में, मैंने बताया ना कांग्रेस के 1907 में गर्म नरम दल में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। गर्म और नरम दलों में समझौता, गर्म नरम दलों में इसमें समझौता हुआ भाई, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, कांग्रेस व मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था इसमें। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ओके, तो इसमें दो बात महत्वपूर्ण है। 1907 में जब सूरत अधिवेशन में गर्म और नरम दल के लोगों को, जो गर्म विचार वाले व्यक्ति थे और नरम विचार वाले व्यक्ति थे, उनमें जब झगड़ा हो गया तो गर्म विचार वाले लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया गया। तो लगभग 8 साल तक कांग्रेस से बाहर रहे गर्म विचार वाले नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे। फिर इनको फिर से जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ तो एनी बेसेंट के सहयोग से और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से ये फिर से कांग्रेस के सदस्य बन गए। दोनों में आपस में समझौता हो गया गर्म और नरम दल के
विचार वाले लोगों में, ठीक है। जो गर्म और नरम दल के नेता थे उनमें आपस में फिर से समझौता हो जाता है 1916 में। तो एक समझौता तो ये रहा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी, दिक्कत मतलब। इसके बाद है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। भाई मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के विरुद्ध थी। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रही थी। तो 1916 में इनमें भी समझौता हो गया। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्लास देखते रहोगे तो सब कुछ समझ में आता रहेगा। अभी तक हम केवल अधिवेशन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो 1916 में इस अधिवेशन में 1916 में इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल था, पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार किया था। आप ऐसे लिखोगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों को दिया जाने वाला पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों को दिया जाने वाला पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार कर लिया। गर्म और नरम दलों में इसमें समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, इसलिए इसे कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। लखनऊ समझौते को क्या बोलते हैं? कांग्रेस लीग पैक्ट। एक नाम तो इसका ये है भाई, ठीक है। दूसरा नाम इसका लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ समझौता भी बोलते हैं इसके, ठीक है। लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ समझौता बोलते हैं। तो ये सब कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता पूछा जाए कब हुआ? 1916 में। अब ये हुआ समझौता। अब इसमें और भी कुछ बात है। जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। अब सवाल ये आता है लखनऊ पैक्ट का या कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का विरोध भाई किसने किया था? तो आप आसानी से बता दोगे। लखनऊ पैक्ट का विरोध किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने किया। कारण था, हर किसी कार्य के पीछे कारण होता है। तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हारे इसके पीछे भी कोई कारण है क्या? नौकरी लगानी है, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी कुछ कारण है, ठीक है। सब बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने इसका विरोध किया, उसका कारण था। कारण क्या था भाई? कारण ये था कि मदन मोहन मालवीय मुस्लिम लीग जैसी संस्था पर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कांग्रेस के लोगों से कि आप इस घटिया मुस्लिम लीग की जैसी संस्था पर, झूठी संस्था पर विश्वास कर रहे हो, क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिल गई थी। तो उन्होंने कहा कि इसको मत मिलाओ, और इसको मिलाओगे तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा। मैं इस जैसी संस्था पे विश्वास नहीं करता हूँ, ये झूठे लोग हैं मुस्लिम लीग के, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं तो इसका विरोध करूंगा, आप कांग्रेस में इसे क्यों मिला रहे हो? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो हुआ था, इस समझौते का विरोध किया था किसने? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है भाई। एक और सवाल आता है, इसमें एक प्रश्न ये आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपना नारा किस अधिवेशन के दौरान दिया था? बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था जिसका नाम था स्वराज। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। इसे मैं लेकर रहूंगा, ये इनका नारा था। अब ये भी पूछ सकता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका नारा था? भाई ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का। किस अधिवेशन के दौरान दिया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन से जुड़े हुए इनसे अलग एक भी सवाल नहीं है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम। भाई मैं एक साथ तो ऐसा नहीं है कि पूरे हिस्ट्री पे अपना 5 या 10 घंटे का वीडियो बना दूं, धीरे धीरे ही चलना ठीक है, ठीक है। और जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है वो कमेंट करके बताएं किसका एग्जाम कब है, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। नाम बता दें अपना। 1917 में कलकत्ता में
कलकत्ता में अधिवेशन होता है भाई 1917 में। जब भी कलकत्ता है ना तो मान लो कुछ विशेष है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाई गई भैया एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भैया, एनी बेसेंट अध्यक्ष बन जाती हैं इसकी। इनकी सबसे पहली विशेषता ही लिख देते हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की, ठीक है, एनी बेसेंट। सवाल आता है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुन लेना ध्यान से क्या कह रहा हूं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में? कलकत्ता में 1917 में। कोई बात नहीं, बदल दिया भाई सवाल अब उसने। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष तो भी एनी बेसेंट की है, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? एनी बेसेंट भाई आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट कोई भारतीय महिला नहीं थी, आयरलैंड की थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कोई बात नहीं, इस अधिवेशन की और एक विशेषता लिख लो। इस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को अपनाया गया कांग्रेस के द्वारा। तिरंगे झंडे को अपनाया गया या स्वीकार किया गया, ऐसे कह सकते हैं, कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस द्वारा अपनाया गया भाई, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। तिरंगे झंडे को कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया मेरे भी? तो आप बताएंगे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी थी भाई किसने? जिसकी अध्यक्षता करी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी थी। पूछा जाए कौन सा अधिवेशन था? तो भाई ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था दोस्तों, 32वां, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अनुमान है कि बढ़िया ठीक समझ में आ रहा होगा। दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना, समझ में ना आया हो तो, ठीक है। अरे आ रहा हो तो बताना, बढ़िया समझ में आया जैसा भी है बताना। यदि मान लो तुम यदि नहीं बताओगे ना तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वीडियो मैं कैसी बना रहा हूँ। कुछ दिक्कत है तो मैं उसमें सुधार की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई मैंने काफ़ी दिनों से क्लास कभी ली नहीं है, लगभग मुझे 1 साल हो गई है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास ले हुए। मैं अब यहाँ बस कैमरा के सामने आपकी क्लास ले रहा हूँ लगभग 10-15 दिन से, तो मुझे अभी थोड़ा इतना अनुभव नहीं है। बाकी मेरा अनुमान है कि भाई मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। आपको कभी कुछ गलत लग रहा है तो मुझे बता दें। चलो जी 1918 में आते हैं हम। 1918 भैया कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1918 में भैया दिल्ली में, ठीक है भैया जी। इसकी अध्यक्षता करते हैं मदन मोहन मालवीय। इसकी अध्यक्षता करते हैं मदन मोहन, कौन करते हैं? मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता कर दी। अब सबसे पहली विशेषता इसकी बस यही है कि इस अधिवेशन में पहली बार हजारों की संख्या में भारतीय किसानों ने भाग लिया था भाई। अब की बार भारतीय किसान 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर कूच रैली निकालने की बात कर रहे हैं। पहली बार हजारों की संख्या में भारतीय किसानों ने इसमें भाग लिया, ठीक है भाई। भारतीय किसानों ने भाग लिया पहली बार, ओके। जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ 1918 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय, इसमें की विशेषता हजारों की संख्या में इसमें भारतीय किसान शामिल हुए थे। ये पहला अधिवेशन था जिसमें इतनी संख्या में भारतीय किसानों ने भाग लिया था, ठीक है। ये दिल्ली का अधिवेशन था, ओके। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष दिसंबर में अधिवेशन होता था। कभी कभी फरवरी या जनवरी में हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का कंफर्म दिसंबर में, लेकिन होता था दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ज्यादातर दिसंबर में होता था। तो कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष एक बार अधिवेशन होता था। लेकिन यदि कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आपातकाल बात आ जाए, अचानक बैठक बुलानी पड़ जाए किसी कारणवश, तो कांग्रेस की एक अचानक बैठक भी बुलाई जा सकती थी या बुलाई जाती थी, ठीक है। मान लो कोई कारण हो जाए कि भाई अब कांग्रेस के लोगों को आपस में चर्चा करनी जरूरी है इस मुद्दे पर, अंग्रेज सरकार ने कोई कदम उठाया, कोई निर्णय लिया, तो अचानक कांग्रेस के लोग एक बैठक बुलाते थे, यानी कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाते थे
उस बात पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो 1918 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया भाई। 1918 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। ये तो हुआ ही दिल्ली में, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हो चुका था। एक विशेष अधिवेशन हो चुका था और ये कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन था। प्रथम विशेष अधिवेशन कांग्रेस का कब बुलाया गया था भाई? कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन 1918 में बुलाया गया। और एक कहाँ बुलाया गया भाई? ये बुलाया गया भाई बम्बई में। ठीक है, ये बम्बई में बुलाया गया। ठीक है, विशेष वैसे इतना याद रखना, प्रथम विशेष अधिवेशन कब बुलाया गया? बम्बई में बुलाया गया 1918 में। क्यों बुलाया गया इतनी बता दूं मैं। कह रहा कांग्रेस को यदि कोई ब्रिटिश सरकार कोई गलत कदम उठा रही है, कोई निर्णय ले रही है, तो उस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की अचानक बैठक बुलाई जा सकती थी। तो ये अचानक बुलाई गई थी, जिसे विशेष अधिवेशन किसी विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया जाता था। तो 1918 में बुलाया गया विशेष अधिवेशन। पहला किस पर बात करने के लिए? रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए। ये क्यों बुलाया गया था भाई? ये बुलाया गया था रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए। रॉलेट पर विचार करने के लिए जो काला कानून बनाया था उसने ब्रिटिश सरकार ने, उस पर विचार करने के लिए यह अधिवेशन बुलाया गया था। बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। प्रथम विशेष अधिवेशन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनके अध्यक्ष जरूरी है मैं अपना आप बता दूंगा, खास इन्हीं के अध्यक्ष जरूरी नहीं है। मुझे थोड़ा नाम भी कंफर्म याद नहीं है, इसलिए मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, अब कांग्रेस का ये पहला विशेष अधिवेशन था। 1920 में कांग्रेस का दूसरा विशेष अधिवेशन हुआ। ठीक है, अभी बताऊंगा उस अधिवेशन को जो 1920 में हुआ था। विशेष यानी कि जो किसी विशेष मुद्दे पर बुलाया गया। ये तो वार्षिक तो होना ही है, 20वें वार्षिक भी होगा जो हर साल होता आ रहा है, लेकिन किसी विशेष बात को लेकर भी बीच बीच में कभी कभी अधिवेशन बुला लिए जाते थे। तो इसी प्रकार 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया भाई। कहाँ पे बुलाया गया भाई? ये बुलाया गया भाई कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में बुलाया गया ये थे। इसकी अध्यक्षता करी थी भाई किसने? इसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो ये बुलाया गया था विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। ये क्यों बुलाया गया था? ये बुलाया गया था असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। मैंने कहा ना विशेष बात पर चर्चा करनी होती थी तो ये अधिवेशन बुला लेते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करने के, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट काला कानून था उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इतनी शक्ति दे दी गई थी कि वह बिना किसी पर कार्रवाई करे, चाहे किसी ने अपराध करा हो या ना करा हो, अनंत समय तक, कोई निश्चित समय नहीं था, अनिश्चित समय तक उसे गिरफ्तार कर सकता था। ठीक है, तो इसीलिए उसे गिरफ्तार कर सकता था अनंत काल तक। ठीक है, तो उसके रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जनरल डायर ने गोली चला दी थी। ठीक है, उस बैठक के बाद महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था उससे पहले। तो असहयोग आंदोलन की ब्रिटिश सरकार के साथ हम कोई भी सहयोग नहीं देना चाहेंगे। ब्रिटिश सरकार के साथ हम कोई भी सहयोग की नीति नहीं अपनाना चाहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा हम ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करेंगे। महात्मा गांधी ने इस दौरान कहा कि सभी अदालतों का बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाएगा, विधानसभाओं का बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया जाएगा। ऐसी बात इसमें कही थी असहयोग आंदोलन। चलो हम चर्चा करेंगे इन पे बाद में, सब बाद की बात है। ठीक है, चलो इससे आगे ये तो हो गया जो विशेष था। अब विशेष तो बुलाया गया विशेष कार्य से। 1920 में वार्षिक भी तो हुआ होगा। तो भाई 1920 में जो वार्षिक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, वैसे ये बताया जा रहा है, खास नहीं है वैसे नागपुर वाला। इस जो 1920 में नागपुर में हुआ था, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी भाई वो ये थी कि इसमें उत्तरदायी सरकार की मांग की गई थी। ठीक है, उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी इसमें। उत्तरदायी शासन, बस ये बात याद रखो, उत्तरदायी शासन की मांग इस अधिवेशन में, और कुछ नहीं। उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी जो 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ओके, चलो आगे चलते हैं भाई। साथ के साथ ऐसे नोट करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। आगे आता है भाई आपका 1921
1921 में होता है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ गुजरात में। अध्यक्ष थे भाई इसके हकीम अजमल, हकीम अजमल है, अजमल। अब हकीम अजमल के आगे लिख दोगे आप कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष, प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष लिख दोगे इसके आगे, प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे भाई ये कांग्रेस के, ठीक है। अब ये आप कहेंगे कार्यकारी कैसे, कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बने, तो भाई हुआ क्या, जब ये अधिवेशन शुरू हुआ था 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन, तो वास्तव में इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ना, वो बनाए गए थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास बनाए गए थे अध्यक्ष जब ये अधिवेशन शुरू हुआ था। परंतु बीच में ही किसी कारणवश ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डलवा दिया, उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें जेल में डलवा दिया। 1921 के अधिवेशन जब चल रहा था, अधिवेशन के दौरान उन्हें गिरफ्तार करवा दिया चित्तरंजन दास को। जब चित्तरंजन दास को गिरफ्तार करा दिया तो वह अधिवेशन तो पूरा करना था कांग्रेस का, इसीलिए इस अधिवेशन को पूरा करने के लिए जो हकीम अजमल खां थे, हकीम अजमल खां को कांग्रेस का प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, हकीम अजमल खां, ठीक है। क्यों बनाए गए ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो चित्तरंजन दास थे वो अध्यक्षता कर रहे थे, परंतु उन्हें बीच में गिरफ्तार हो गए और जो कांग्रेस का अधिवेशन पूरा करना था तो भाई ये उनके स्थान पर हकीम अजमल खां ले लिए गए, ठीक है। आगे चलते हैं 1922 में होता है गया में, यानी कि बिहार में। 1922 में भाई कहाँ होता है, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। अब सवाल आया भाई चित्तरंजन दास कहाँ से वापस आ गए, तो भाई इससे पहले जेल में थे लेकिन इनको फिर रिहा कर दिया गया था। तो रिहा होने के बाद ये पिछले वाले अधिवेशन में से बीच में से चले गए थे, इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने इनको अध्यक्ष चुना गया कि भाई ये पहले अपनी अध्यक्षता पूरी नहीं कर पाए, इसलिए इन्हीं को अध्यक्षता करने दो इस अधिवेशन की। तो 1922 में अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन हुआ क्या, मैंने आपको भी बताया कि असहयोग आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने। तो जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था तो महात्मा गांधी ने उस आंदोलन के दौरान ये कहा था कि सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाए, जितने भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के वकील हैं सभी सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर दो, कोई वकील जो है अदालतों में नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा जितने भी नेता हैं वो विधानसभाओं का बहिष्कार कर दो। तो चित्तरंजन दास उस समय विधानसभा के नेता थे, ये अंग्रेजों की विधानसभा में शामिल थे, ये उसके नेता थे चित्तरंजन दास। तो इन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि महात्मा गांधी जी आप कह रहे हैं कि विधानसभाओं का बहिष्कार कर दें, यदि हम विधानसभाओं में नहीं जाएंगे तो हमारी जनता की तो बात है, जो असहयोग आंदोलन में हम मांग करना चाह रहे हैं असहयोग आंदोलन के माध्यम से, वो विधानसभाओं में यदि हम नहीं जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार तक कैसे पहुंचेगी। विधानसभा जो है वो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक माध्यम है। यदि हम विधानसभा में नहीं जाएंगे तो फिर आप हमारी बात कैसे पहुंचेगी अंग्रेज सरकार तक। तो इन्होंने कहा कि बापूजी हम मतलब बापूजी तो नहीं कहा था कि हम महात्मा गांधी जी आपकी बात से सहमत नहीं हैं, और इन्होंने कहा कि हम सहमत नहीं है इसलिए हम भाई कांग्रेस से दे रहे हैं त्यागपत्र, हम आपके मत से असहमत हैं इसीलिए हम कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी भाई 1922 में, और कांग्रेस के वास्तव में कांग्रेस में रहकर इन्होंने त्यागपत्र तो दे दिया, परंतु कांग्रेस से फिर भी जुड़े रहे। कांग्रेस में रहकर इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने करी थी। इनके साथ एक और थे देशबंधु, ठीक है, वो बता देंगे। चलो, चित्तरंजन दास ने करी थी स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। चित्तरंजन दास विधानसभाओं के बहिष्कार को लेकर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी कांग्रेस के अंदर ही रहकर, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे आते हैं
देख ही लेते हैं भाई, एक बार कभी देख ना रहा हो आपको। सही है, अब आ जाते हैं आगे। ओके 1923 भाई, 1923 में वार्षिक अधिवेशन भी हुआ, लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये विशेष अधिवेशन था। ये विशेष था, ये विशेष अधिवेशन था। यहाँ पे विशेष अधिवेशन लिख लेंगे आप, ठीक है। 1923 का विशेष अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ भाई? ये होता है भाई तुम्हारा दिल्ली में, दिल्ली में होता है ये। ओके, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है भाई। अब सवाल आता है यहां से, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा भाई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 35 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इनसे कम उम्र का कांग्रेस का अध्यक्ष कोई नहीं था। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बताओ, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आपको बता देना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। विशेष अधिवेशन होने थे दिल्ली में। 1923 में जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे चलते हैं 1924 भाई। 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है भाई कर्नाटक में बेलगांव। गांव कोई नाम का नाम, गांव जो बेलगांव है ये किसी गांव का नाम नहीं है, ठीक है। कर्नाटक के बेलगांव में होता है भाई। ये भी जरूरी है, इसके अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी। इसके अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। अब यहाँ से सवाल आता है, केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे महात्मा गांधी, ओनली एक बार। सवाल आता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो आसान है, बता दोगे। महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। केवल महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे इसी अधिवेशन में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। इसके बाद वो महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन, मतलब कांग्रेस के कभी भी अधिवेशन नहीं बने थे, अध्यक्ष नहीं बने थे बेलगांव अधिवेशन के बाद। केवल 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे थे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इस अधिवेशन की विशेषता ये थी, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग, भाई मैंने बताया 1916 में समझौता हुआ था ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। अब मुस्लिम लीग कांग्रेस से पूरी तरह अलग होगी। मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, अलग। मुस्लिम लीग इस अधिवेशन में होगी भाई अलग, ठीक है। क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जैसे जैसे महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में आते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भारतीय राजनीति से दूर होते चले गए। वो थोड़ा महात्मा गांधी से थोड़ा कटु मानते थे, वो उनसे थोड़ा ईर्ष्या करते थे। तो जैसे जैसे महात्मा गांधी आते हैं राजनीति में, मोहम्मद अली जिन्ना का राजनीति से भारतीय राजनीति पत्ता साफ होता चला गया और उन्होंने 1924 में पूरी तरह से मुस्लिम लीग को अलग कर दिया। मुस्लिम लीग वास्तव में 22 में अलग हो गई थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद। और 24 में पूरी तरह से मुस्लिम लीग ने घोषणा कर दी कि हम कांग्रेस से बिल्कुल अलग हैं, हम मुस्लिमों के लिए या मुस्लिमों के हितों की अलग रहकर रक्षा करेंगे, ठीक है भाई। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तुम्हारा कानपुर में, कानपुर, उत्तर प्रदेश का कानपुर, ठीक है। इसके अध्यक्ष बनती हैं भाई सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनती हैं, ओके, सरोजनी नायडू, कोई बात नहीं। इनकी विशेषता क्या थी? पहली बात तो ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? 40वां, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था सरोजनी नायडू। इसके सवाल का सबसे जो बेस्ट वो है वो ये है कि है भारत की, जो सरोजनी नायडू थी, भारत की प्रथम ऐसे नहीं बताना है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष लिखना है आपको। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की, महिला अध्यक्ष। सवाल आता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? ये बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगर आपसे पूछा जा रहा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताओ,
तो एनी बेसेंट। विदेशी महिला अध्यक्ष बताओ, एनी बेसेंट। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये भारतीय थोड़ी ना थी, ये भारतीय नहीं थी, ये तो आयरलैंड की थी, ये थी भारत की सरोजिनी नायडू। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी भाई सरोजिनी नायडू। ठीक है, जो सरोजिनी नायडू थी लगभग 1879 में वो पैदा हुई थी मेरे अनुमान से, और 1949 तक वो जीवित रही। इस दौरान 1948 में और 1949 तक वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी भाई, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। और ये महात्मा गांधी की एक भरोसेमंद थी, मतलब महात्मा गांधी इन पर बहुत भरोसा करते थे, सरोजिनी नायडू पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। ओके, चलो थोड़ा ऊपर से मिटा दें। ओके, तो भाई मुझे अनुमान है कि आपकी बढ़िया समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो बस कमेंट जरूर करके बता देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें भाई, ताकि और लोगों को पता लगे भाई कांग्रेस ऐसे बढ़ी जाती है। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं भाई 1927 के अधिवेशन की। 1927 में भाई कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास में, चेन्नई में। इसके अध्यक्ष बनते हैं M.A. अंसारी। M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, M.A. अंसारी। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? जो M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष बने थे, इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? इस अधिवेशन का बस एक विशेषता याद रखने, इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ, और उसके विरोध में साइमन गो बैक नारे का प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस में। ठीक है, कांग्रेस के मंच से साइमन गो बैक के नारे का प्रस्ताव पारित हुआ और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। भाई 1928 में साइमन कमीशन भारत आना था। 1919 में जो मार्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत में सुधार हुए थे, उन सुधारों की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, और उस कमेटी का अध्यक्ष जो थे वो जॉन साइमन था। ठीक है, जॉन साइमन, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहते हैं। ये साइमन कमीशन भारत आना था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारत की जनता ने या कांग्रेस ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया, और इसके विरोध करने के निर्णय के मतलब विरोध करने के उसी में साइमन गो बैक नारे का प्रस्ताव पास हुआ था मद्रास 1927 अधिवेशन में। ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय भी इसी अधिवेशन में लेगा कि जब साइमन कमीशन आएगा तो हम उसे काले झंडे दिखाएंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। ये निर्णय भी इसी अधिवेशन में भाई लिया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन आ गए। चलो, पूरी हिस्ट्री भाई कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, बस आपको इतनी कठिन लग रही है जीएस किया है, कुछ भी नहीं है। अरे जीएस खिलौना है, बस उससे खेलना सीखो, और यदि समझ में ना आया तो तुमको भी खिला देगी उल्टी। 27 हो गया भाई। अब हम बात करते हैं 29 पे बात करते हैं। 28 पे तो बात नहीं करनी है, 29 पे बात करते हैं। 29 में होता है लाहौर में। इसके अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन की भी विशेषता सुन लो। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? इस अधिवेशन की विशेषता यह थी, इस अधिवेशन में कहा गया कि इस अधिवेशन में पहली बात तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया महात्मा गांधी द्वारा। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया भाई महात्मा गांधी ने। ठीक है, शुरू करने का निर्णय ले लिया गया इसमें। ठीक है, और इसके बाद इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग की गई इसमें। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
पारित हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ इस अधिवेशन में, ठीक है। और एक निर्णय और लिया गया इस अधिवेशन में, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी इसी अधिवेशन में लिया गया था। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय वो किस में लिया गया था, वो भी इस अधिवेशन में लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ? रावी नदी के तट पर, ठीक है, नदी के तट पर, ओके। रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। इसमें महात्मा गांधी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा, मतलब निर्णय लिया गया कि हम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, ब्रिटिश सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, ठीक है। और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। पूछा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो आप बता दो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ? रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो भाई जो हम आगे बताते हैं तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो शेष अधिवेशन है हम वो आगे वाली में देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही करके, ठीक है, एक साथ। अब यदि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इससे आगे देख लेंगे। भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से पढ़ाने की, फिर भी यदि कोई कमी है तो कमी के लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो भाई, सभी लोगों तक पहुँचाओ, ताकि उन्हें लगे कि हाँ भाई बढ़िया पढ़ाई चल रही है, ठीक है। उल्टे सीधे चैनलों से पढ़ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मैं मेरी क्लास बिल्कुल फ्री है, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा जीएस, कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं जो जीएस में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ वो पॉलिटी में और हिस्ट्री में हूँ, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटी मैं आपको ऐसी पढ़ा दूंगा कि हिस्ट्री का तो मुझे तुम ये समझो कि हेरोडोटस हूँ, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा।